हेलो एवरीवन। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ओवरव्यू किया था किंगडम प्रोटिस्टा का, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो इस लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा ही स्टार्ट करेंगे। यू मस्ट हैव सीन पॉन्ड्स कवर विद ग्रीन प्लांट्स, जिसको हम एल्गी बोलते हैं ना। काई देखी होगी आपने, जो पॉन्ड्स तालाब होते हैं उनके ऊपर पानी पे होती है, या बारिश के मौसम में जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है उसके ऊपर भी हमें ग्रीन ग्रीन सी जो एल्गी होती है वो दिखाई देती है। तो उनको जनरली हम सोचते हैं कि वो मोसेस होते हैं, लेकिन वो किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो स्टडी करने वाले हैं, और जो एक वर्ड डेफिनेशन है ना बच्चे प्रोटिस्टा की, वो है सिंगल सेल्ड यूकारियोट। सिंगल सेल जस्ट लाइक किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा के अंदर ज़्यादातर जो 90% ऑर्गेनिज्म आते हैं ना किंगडम मोनरा के अंदर, चाहे वो आकी बैक्टीरिया हो चाहे वो यू बैक्टीरिया हो, वो सब यूनिसेलुलर हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, बट मेन बेसिक डिफरेंस यही है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल थे और ये यूकैरियोटिक सेल थे। यहाँ पे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिखाई हुई है। प्रोकैरियोट, ये नीचे वाले जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया आता है। जो अबव ये 4 हैं वो यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें ये जो मिडल में है वो है प्रोटिस्टा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है किंगडम फंजाई, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है किंगडम प्लांटे, और उसके लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो है किंगडम एनिमेलिया। सो ये सब कुछ हम स्टडी करने वाले हैं। अ प्रोटिस्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म which are not classified as either an animal, plant or fungus। ना तो क्या है कि तुमने जब 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ी हो तो तुम्हें पता होगा कि अर्नेस्ट हैकल ने जो है जब 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन थी उस टाइम पे प्रोटिस्टा को डिफ्रेंशिएट किया था, अलग किया था किंगडम मोनरा से, अगर तुम्हें ये बात याद है तो। क्यों? क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है, कुछ तो सिमिलरिटीज़ हैं इनकी एनिमल, प्लांट और फंजाई के साथ, तीनों के साथ कुछ पॉसिबल कैरेक्टर जो है ये शेयर करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ना तो एनिमल से मिलते हैं, ना प्लांट से, ना फंजाई से। नॉट अ ट्रू एनिमल, प्लांट और फंगस। क्या है कि क्योंकि ये यूकैरियोटिक होते हैं तो इनके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तो होता है, ठीक है, और स्पेशलाइज सेलुलर ऑर्गेनली भी होती हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं बताया था, मैं बार बार बोल रही हूँ। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज मतलब वो सेलुलर ऑर्गेनलीज हैं इसके सेल स्ट्रक्चर में, जिनकी खुद की स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन होती है। प्रोटिस्ट जो होते हैं लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला या सीलिया यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर ये एक्वस हैबिटेट में मिलते हैं, ज़्यादातर एक्वस हैबिटेट में मिलते हैं ये। बार बार बात हो चुकी है कि ये सिंपल यूकैरियोटिक सेल हैं। जितने भी यूकैरियोटिक सेल आगे ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे, फंजाई के अंदर, प्लांटे के अंदर, एनिमल के अंदर, सबसे यूकैरियोटिक की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है यूकैरियोटिक की, वो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आती है। मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, बट कुछ कॉलोनियल भी होते हैं तो कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जैसे जो एल्गी है ना वो मल्टी सेलुलर है, बट इवन दो ये मल्टी सेलुलर है, इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। मतलब ठीक है किसी सेल में, किसी ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सेल जो हैं मिलके टिश्यू लेवल पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मल्टी सेलुलर होने के बावजूद इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मोस्टली एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन कई बार मॉइस्ट सोयल या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो ह्यूमन या प्लांट के अंदर को एज अ होस्ट रहते हैं। ह्यूमंस जो है, जैसे प्लाज्मोडियम की बात की थी, जो मलेरिया कोजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, वो भी ह्यूमन जो है उसका सेकेंडरी होस्ट है। जो फीमेल एनाफ्रीज मॉस्कीटो है वो उसका प्राइमरी होस्ट है। ऐसे ही कई ऐसे प्रोटिस्ट भी होते हैं जो कि प्लांट जिनका होस्ट होता है, मतलब वो प्लांट के लिए पैथोजेनिक होते हैं।
लाइक ऑल यूकारियोटिक सेल, जो मेन इन्होंने डिफरेंस किया ना प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक का, वो न्यूक्लियस ही है। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए को बोल रहे हैं जेनेटिक मटेरियल। और जो मतलब प्रोकारियोटिक सेल में था वहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज्ड, यानी कि उसके दोनों एंड जो थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो सर्कुलर डीएनए था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए स्ट्रैंड नहीं होती, वो तो सिर्फ एक डीएनए स्ट्रैंड थी ना, मतलब डबल स्ट्रैंडेड था। बट मैं ये कह रही हूँ कि एक ही था ना, एक ही सर्कुलर डीएनए था। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, ऐसे ही हर प्रोटिस्ट के अंदर 46 नहीं होते। अलग अलग जो स्पीशीज़ होती है प्रोटिस्ट के अंदर ऑर्गेनिज्म की, सबके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूँ तो उसको तुम कह सकते हो नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, वो ज़्यादा होती हैं एक से। लेकिन प्रोकारियोटिक के अंदर जो मेन जेनेटिक मटेरियल था वो सिंगल होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, नेकेड होता है, स्टोन प्रोटीन नहीं होते। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल डीएनए स्ट्रैंड है जो कॉम्पैक्टली पैक्ड है अलग अलग हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से। यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेशलाइज्ड सेलुलर ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात की थी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी, जिनको हम जनरली बोल देते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, यानी इसके अंदर वो प्रोटिस्ट आते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक जो है प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूजुअली एल्गी आती हैं, जितनी भी टाइप की एल्गीज होती हैं ना वो इसके अंदर आती है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर आती है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर आती है। और वो क्यों मतलब फोटोसिंथेटिक है? क्योंकि उनके पास ऐसी ऑर्गेनेलीज है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल है। उन ऑर्गेनेलीज जो होती है ना जिनके पास पिगमेंट होती है, मैं जनरली बता रही हूँ कि क्लोरोप्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक वर्ड तुमने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये भी तुम्हें पता ही होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होती है जो कि ग्रीन इन कलर होती है, जो कि सनलाइट को कैप्चर करती है और फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। तो क्या होता है कि प्लास्टिड एक्चुअली में उस ऑर्गेनली प्लास्टिड होती है, लेकिन प्लास्टिड की कई टाइप्स होती हैं जिनमें से एक टाइप क्लोरोप्लास्ट भी है। इसके अलावा जैसे फ्रूट होते हैं, फ्रूट के डिफरेंट कलर होते हैं, फ्लावर के डिफरेंट कलर होते हैं, तो वहाँ पे जो प्लास्टिड की टाइप मिलती है वो होती है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, कलर्ड प्लास्टिड। जो ग्रीन से के अलावा जो भी कलर होता है ना प्लांट में जिस भी पार्ट में, वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होता है। ऐसे ही ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड होते हैं। तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि कई बार अगर वो क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टिड भी लिख दे तो प्लास्टिड की एक टाइप ही है ना क्लोरोप्लास्ट। तो ये कह रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है जिनको जनरली हम एल्गी बोलते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी हैं जो एनोक्सिक कंडीशन यानी कि विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेते हैं। ऐसे प्रोटिस्ट के सेल में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली, सेलुलर ऑर्गेनेली मिलती है जिसको बोला हुआ है हाइड्रोजिनोसोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया का पता होगा ना, हमारे सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये एनर्जी पावर हाउस होता है सेल का। मतलब यहीं पे एटीपी सिंथेसिस होता है। और आपको पता है कि सेल जो करेंसी यूज़ करता है वो एटीपी होता है। मतलब जैसे हम रुपया यूज़ करते हैं, डॉलर यूज़ होता है किसी कंट्री में, सेल के लेवल पे जो करेंसी होती है ना वो एटीपी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी प्रोडक्शन होता है, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो एनोक्सिक है, एनारोबिक प्रोटिस्ट है, उनके अंदर एक मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको इन्होंने बोला है हाइड्रोजिनोसोम। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि ट्रिकोमोनाज वेजिनैलिस। ये एक प्रोटिस्ट है जिसके अंदर, जो कि एनारोबिक है और जिसके अंदर ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली मिलती है, ठीक है। इन प्रोटिस्ट दैट हैव माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। तो अब जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है
वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उन्हें। बाकी जो फैकल्टेटिव एनारोब हैं, मतलब वो जिन्हें फैकल्टेटिव का मतलब पता है ना, जो कभी कभी, फॉल्स एनारोब, वैसे तो ये ऑक्सीजन की कमी में रह सकता है, लेकिन ये एनारोबिक भी हो सकता है। ये ओब्लिगेटरी एनारोब नहीं है। ओब्लिगेटरी एनारोब का मतलब है जो हमेशा ही ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहे। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब है वैसे ये पसंद तो करता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहना, लेकिन ये सर्वाइव कर सकता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो भी तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोटिस्ट जो कि जैसे ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक में रहते हैं या पोन्स के अंदर भी मिल जाते हैं, वो फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए उनके अंदर हाइड्रोजिनोसोम प्रेजेंट होता है। एडवर्स कंडीशन यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन की ये बात कर रहे हैं, हार्श एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ये सिस्ट फॉर्म करते हैं। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना कि कितने मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोटिस्ट में, तो हम सिस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे फॉर्म होती है। फिलहाल ये याद रखें कि सिस्ट जो है स्पोर की बात कर रहे हैं ये, कि जो पैरासाइट होता है, मतलब जो प्रोटोजोन पैरासाइट है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक टाइप है प्रोटिस्ट की, प्रोटोजोन्स, ठीक है। उनमें से ये उन प्रोटोजोन की बात कर रहे हैं जो कि एज अ पैरासाइट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। तो जो उनका लाइफ साइकिल होता है उसमें एक स्टेज ऐसी भी होती है जब वो अपने चारों तरफ सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं। सिस्ट तुम समझ सकते हो, एक शेल बना लेते हैं अपने चारों तरफ, ताकि जो अनफेवरेबल कंडीशन है उनमें वो सर्वाइव कर सकें। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, जो कि मलेरिया कोज करता है ह्यूमंस के अंदर। ज़्यादातर ये मूवमेंट जो शो करते हैं फ्लैजिला और सीलिया से ही शो करते हैं, बट कुछ जो हैं वो स्यूडोपोडियल भी शो करते हैं। मैनी प्रोटिस्ट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, बता चुकी हूँ कि जो एरोबिक होते हैं उनके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। बस जो एनारोबिक होते हैं, जब उन्हें ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करना होता है, तब वो हाइड्रोजिनोसोम का जो है यूज़ करते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं कि कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर है। फोटो ऑटोट्रोफिक यानी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करना। हेट्रोट्रोफिक यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड कंज्यूम करना। मिक्सोट्रोफिक यानी कि ये फोटोट्रोफ भी है और हेट्रोट्रोफ भी है, ये खुद भी प्रिपेयर कर लेता है और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी फूड कंज्यूम कर लेता है। अब फर्दर इन्होंने हेट्रोट्रोफिक की टाइप्स बताई हुई हैं, जैसे फैगोट्रोफिक या होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है डायरेक्टली फूड को एनगल्फ करना, इंजेस्ट करना, जैसे कि ह्यूमन करते हैं, हम माउथ के थ्रू अपना फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो कि फूड को डायरेक्टली इंजेस्ट करते हैं, फूड पार्टिकल को, और उनके अंदर फूड वैक्यूल होती है। जैसे ये इतने एडवांस नहीं होते ना कि पूरा इनके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम हो, क्योंकि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो इनके अंदर होती ही नहीं है। तो इनके सेल के अंदर फूड वैक्यूल होती है, ठीक है। वहाँ पे एंजाइम सिक्रीट हो रहे होते हैं जो कि उस फूड पार्टिकल को जो है डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद जो एक्सक्रीटरी मटेरियल आएगा जो इनके लिए वेस्ट है, उसको वो फिर से बॉडी के बाहर जो है वो पास आउट कर देंगे, और जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी एनर्जी प्रोडक्शन हुआ था वो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर लेगा। सेप्रोट्रोफिक की बात करें तो ये जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट पढ़ेंगे ना, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रोफिक होगा, यानी कि डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर वो सर्वाइव करते हैं। कुछ जो है पैरासिटिक होंगे, यानी कि लिविंग होस्ट के अंदर सर्वाइव करेंगे, और फिर से कुछ जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहेंगे। मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है। तो फोटो ऑटोट्रोफिक के ज़रा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हम पढ़ेंगे, यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हम पढ़ेंगे, जैसे कि एल्गी, वो सब जो होते हैं फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। डायटम्स, यूग्लिना, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये सब हम पढ़ेंगे। हेट्रोट्रोफिक की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट था होलोजोइक।
इसमें क्या था, मैंने कहा था कि फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं, उनकी बॉडी में वो डाइजेस्ट होता है, जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वेस्ट मटेरियल वापस बॉडी से बाहर पास आउट कर लिया जाता है। तो ये होता है, इसका एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है जो 10th स्टैंडर्ड से पहले भी आपने पढ़े होंगे। दूसरा जो हेटेरोट्रोफिक के अंदर था वो था सेप्रोट्रोफिक, यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं। मान लो जहाँ पे ये ग्रो कर गए, कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेड बॉडी है, वहाँ पे ये प्रोटिस्ट जो है ग्रो कर गए, तो ये अपनी बॉडी से बाहर कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगे। जो आसपास के जो मैटर होगा, डिकेइंग डेड मैटर होगा, उसके ऊपर एंजाइम सिक्रीट किया, वो डाइजेस्ट होगा और बाद में वो अपनी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करेंगे प्रोडक्ट्स को। मतलब ये होलोजोइक की तरह डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं करते और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं करते, नहीं, ये अपने बाहर के एनवायरनमेंट में ही एंजाइम सिक्रीट कर देते हैं और जो भी इनके आसपास मटेरियल जो है जो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके प्रोडक्ट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद हेटेरोट्रोफिक में पैरासिटिक था, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, तो बता ही दिया काफ़ी बार। इसके अलावा काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, लेशमानिया, गार्डिया, ये सब जो है ह्यूमन होस्ट के अंदर। लेशमानिया जो है काला अजर, अगर आपने मतलब डिजीज़ का नाम सुना हो तो वो लेशमानिया की वजह से होती है। पर डोंट वरी, लास्ट में मैं प्रोटिस्ट में आपको एक लिस्ट दूंगी कि किस मतलब पैरासिटिक जो प्रोटिस्ट है उसकी वजह से क्या ह्यूमन डिजीज़ हो रही है या क्या प्लांट डिजीज़ हो रही है। सिम्बायोटिक की बात करें तो ट्रिकोनिम्फा है और लोफोमोनाज है, जो कि वुड कॉकरोच यानी कि जो दीमक है उसकी गट में रहते हैं। ये भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये उसको सेलुलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लांट का जो वुडन पार्ट होता है वो सेलुलोज ही होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मिक्सोट्रोफिक यानी कि बोथ, फोटोट्रोफिक नॉर्मल लाइट कंडीशन के अंदर और होलोजोइक हेटेरोट्रोफिक जब कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल ना हो, यानी कि लाइट अवेलेबल ही नहीं है। एग्जाम्पल इसका है यूग्लिना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद मैंने बात की थी कि लोकोमोशन इनके अंदर कैसे होता है। मोस्टली लोकोमोशन जो है फ्लैजिला और सीलिया से होता है, लेकिन इसके अलावा सूडोपोडियल मूवमेंट भी होती है, रिगलिंग मूवमेंट, प्रोपल्जन बाय म्यूसिलेज, और कुछ जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे कि प्लैंकटन। प्लैंकटन वर्ड कहाँ से आया है? प्लैंकटन वर्ड आया है कि जो वाटर के सरफेस पे, जो मैं एल्गी वगैरह की बात नहीं कर रही थी, एल्गी की आपने ग्रो करती हुई देखी होगी एल्गी, उनके सरफेस पे वो प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन वर्ड इसलिए आया है कि वो पानी के ऊपर जो है फ्लोट करते हैं। तो अब ये स्यूडोपोडिया भी जो है वो भी फर्दर 4 टाइप में डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, और ये सब हमें एक एक करके पढ़ने हैं। सो जैसे इन्होंने स्यूडोपोडिया की बात की कि स्यूडोपोडिया होते क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट एंड इट्स सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ये अंदर उसका साइटोप्लाज्म है, तो उसकी प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन होगी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गया। अ टेम्पररी प्रोट्रूजन ऑफ सरफेस ऑफ एन एमीबॉइड सेल फॉर मूवमेंट एंड फीडिंग। मोस्टली जो होते हैं सूडोपोडियल मूवमेंट, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमने देखा हुआ है वो अमीबा का होता है, ठीक है, जो उसकी हेल्प से मूवमेंट भी करता है और फीड भी करता है उसकी हेल्प से, जो मैं दिखाऊंगी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको। तो 4 टाइप में पहले ही बता चुकी हूँ जो हमें एक एक करके पढ़नी होती है। तो सबसे पहली टाइप हम पढ़ते हैं लोबोपोडिया। यहाँ पे जो ये लोबो का मतलब है लोब, ये अमीबा का ही स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये सब दिखाए हुए हैं ना, ये सब इसके स्यूडोपोडिया है और एक्चुअली में लोबोपोडिया है। और ये देखो यहाँ पे जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे इन्होंने ना कलर्स के थ्रू डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ये जो बाहर है, बाहर की तरफ ये सब एक्टोप्लाज्म है, यानी कि साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है।
और ये जो अंदर वाला है जहाँ पे ये इन्होंने एरो के जो मार्क दिखाए हुए हैं वो एंडोप्लाज्म है। इसको एंडोप्लाज्म क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है। मैंने बोला था ना कि सेल में कंटिन्यूसली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, यानी फ्लो चलता रहता है कंटिन्यूस उसमें। तो ये बता रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म का फ्लो इस तरफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी को इस तरफ थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे ये इस तरफ साइटोप्लाज्म का फ्लो हो रहा था, तो ये सूडोपोडिया जो है, मेम्ब्रेन जो है, वो बाहर की तरफ ऐसे लोबोपोडिया कह लो या सूडोपोडिया कह लो, वो फॉर्म कर रही है। और इनमें आपको देखना चाहिए कि जब सूडोपोडिया फॉर्म करता है, जब वो बनता है, आगे की तरफ ग्रो करता है, तो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है वो इसी डायरेक्शन में होती है, सूडोपोडिया की डायरेक्शन में। लेकिन जब वो विड्रॉ कर रहा होता है, मतलब जैसे इसको इस डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे सूडोपोडिया ग्रो करेंगे और जो पीछे की तरफ जो सूडोपोडिया थे वो विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है वो अंदर की तरफ है। तो नेट जो इसकी मूवमेंट होगी वो इस तरफ होगी। सो लोबोपोडिया रेफर्स टू फिंगर शेप सूडोपोडिया। जो शेप होती है सूडोपोडिया की वो फिंगर शेप्ड होती है। छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ब्लंट एंड होते हैं, मतलब पॉइंटेड एंड नहीं होते, ब्लंट एंड होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो सूडोपोडिया है, यहाँ पे एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों होते हैं। ठीक है, और सबसे कॉमन जो इसका एग्जाम्पल होता है वो अमीबा ही होता है। मैंने कहा था कि लोकोमोशन के अलावा ये फूड कैप्चर करने में भी इनकी हेल्प करते हैं। इनके अंदर, अमीबा के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं और अपनी बॉडी में फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करते हैं। तो वो भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखो, अगर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, प्रे को फूड है, ये अमीबा है, तो उसको जैसे ही अपने आसपास कोई फूड दिखा, सेंस किया उसने, तो उसने उस तरफ जो है सूडोपोडिया ग्रो करने स्टार्ट कर दिए। फाइनली ये देखो सूडोपोडियल शेप दिख रही है आपको कैसी है यहाँ पे, ये देखो, है ना। तो उसने चारों तरफ से ऐसे उसको कैप्चर किया और फाइनली जो है उसको इनगल्फ कर लिया। सूडोपोडिया यहाँ पे जाके मर्ज हो गए। अब वो जो है प्रे जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर आ गया है। तो ऐसे वो फूड में भी हेल्प करते हैं सूडोपोडिया अमीबा के अंदर। अब सेकंड टाइप की बात कर ले तो वो है फिलोपोडिया। और फिलो का मतलब है थ्रेड, यानी कि ये थिन थ्रेड लाइक सूडोपोडिया होते हैं, थिन थ्रेड लाइक। और इनकी ब्रांच, ये जो वर्ड आया ना फिलो, एक और चीज़ जो ये करते हैं कि इनके सूडोपोडिया जो है ब्रांच भी कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे बॉडी से एक सूडोपोडिया निकला था, फर्दर उसने ऐसे ब्रांचिंग कर ली। ठीक है, तो इनकी ब्रांचिंग करने की भी कैपेसिटी होती है। और दिख रहा है ना ये थ्रेड लाइक, है ना। एग्जाम्पल है यूग्लिफा, जो ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है यूग्लिफा। अब बात ये है कि इन प्रोजेक्शन को सपोर्ट कैसे करता है। जैसे एक हिसाब से बताऊं कि हमारी बॉडी में अगर जो हमारा पूरा शरीर है उसको सपोर्ट क्या कर रहा होता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम। अगर वो स्केलेटन मतलब जैसे हड्डी टूट जाती है हाथ वगैरह की, तो पता है ना कि हम जो हमारा हैंड है या जो हमारे लेग्स होंगे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो जो हड्डी है वो जुड़ नहीं जाती, है ना। तो ऐसे ही ये मान लो एक सूडोपोडिया है, इसके अंदर ना माइक्रोफिलामेंट होते हैं ऐसे, और वो माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और वो एक्चुअली इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं कि जैसे ये एक तो इतना पतला है ये, और अगर इसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं होगा तो ये ऐसे, जैसे ये थ्रेड लाइक है ना, ये स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो इसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद है रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया की अगर हम बात करें तो रेटिकुलो का मतलब होता है स्मॉल नेटवर्क, यानी कि ये नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ये देखो, मतलब ऐसे थ्रेड लाइक ही हैं बट आपस में नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं ना, यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इनको रेटिकुलोपोडिया वर्ड बोला है। और ये सेल की हेल्प करते हैं दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ये एक स्पेशलाइज्ड सूडोपोडिया है जो कि हेल्प करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के सूडोपोडियम से
कनेक्ट करने में या कम्युनिकेट करने में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो रेटिकुलो सूडोपोडिया होते हैं दे क्रिएट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्शन, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्शंस होती हैं ये, ठीक है। वेयर द इंडिविजुअल सूडोपोडियम फ्यूज विद द वन अनदर टू क्रिएट इरेगुलर नेट, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ना, ये क्रिएट करते हैं और ये भी दोनों में हेल्प करते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड और लोकोमोशन। एग्जाम्पल है फॉर एमिनीफेरांस, ये भी हम देखेंगे किस क्लास में आता है प्रोटिस्ट की, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है इन्होंने। आगे जो फाइनल है वो है एक्सोपोडिया, ये जो निडल लाइक है ये एक्सोपोडिया है, निडल लाइक। सो ये जो हैं इनको भी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इस स्ट्रक्चर को। या ये जो होते हैं मेनली लोकोमोशन से ज़्यादा एक्सोपोडिया जो होते हैं मेनली फैगोसाइटोसिस में, यानी कि फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि अमीबा में नहीं हुआ था, मेन जो इनका फंक्शन होता है वो फूड इंजेक्शन ही होता है, फूड में ही हेल्प करते हैं। यहाँ पे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करके दिखाया हुआ है लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया। ये जो है लोबोपोडिया, ये फिलोपोडिया थ्रेड लाइक जो कि ब्रांचिंग भी होती है। ये देखो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इमेज दिखाई हुई है रेटिकुलोपोडिया की, यानी कि जो ये नेटवर्क बोला था ना इन्होंने उसकी, और ये जो है वो एक्सोपोडिया है, स्पाइन लाइक, निडल लाइक। सो लोबोपोडिया के बारे में इन्होंने और एक हैलिन कैप का मतलब मेंशन किया हुआ है। क्या होता है कि जैसे ये सूडोपोडिया है एक, यहाँ से एक्टोप्लाज्म होता है, अंदर एंडोप्लाज्म होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एरिया होता है जहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है। इसलिए उस एरिया को इन्होंने बोला है क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया। तो उसको ये हैलिन कैप बोलते हैं कि ऐसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म अंदर एक्टोप्लाज्म, नहीं सॉरी एक्टोप्लाज्म अंदर एंडोप्लाज्म, और ये जो क्लियर एरिया है ना इसको हैलिन कैप बोला है क्योंकि ये टॉप मोस्ट पार्ट है सूडोपोडिया का। ऐसे ही ये जो हैलिन कैप है ये इनके अंदर नहीं होती, बाकी किसी के अंदर नहीं होती, ना ही फिलोपोडिया के अंदर, ना ही रेटिकुलोपोडिया के अंदर। जो अब एक और बात जो काम की है वो ये है कि इसमें जो साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग की मूवमेंट होती है वो फॉरवर्ड होती है, आउटवर्ड कह लो, फॉरवर्ड कह लो, ठीक है। लेकिन जो ये है रेटिकुलोपोडिया उसमें बाय डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग होती है, क्योंकि इनको नेटवर्किंग करनी होती है ना, तो साइटोप्लाज्म जो है ऑर्गेनिज्म से बाहर भी फ्लो करने की कोशिश करता है और इनवर्ड भी, तो बाय डायरेक्शनल जो है इनकी स्ट्रीमिंग होती है। तो सूडोपोडिया के बाद हम जो अदर मेथड्स हैं लोकोमोशन के उनको भी ज़रा स्टडी कर लेते हैं, जिनमें से एक है फ्लैजिला, लॉन्ग मोटाइल विप लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल। सेल है और उसकी एक्सटेंशन है लॉन्ग मोटाइल, तो इसलिए क्योंकि ये मूव कर सकती है। जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फ्लैजिला होता है वो उसको लोकोमोशन में ही हेल्प करता है, उसकी मोटिलिटी में ही हेल्प कर रहा होता है। विप लाइक का मतलब चाबुक, हंटर उसके जैसा, या फिर टेल लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन के ही बने होते हैं, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब है माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और इनको बोलते हैं हम माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। लेकिन इन्होंने जो ये वर्ड लिखा हुआ है कि माइक्रोट्यूब्यूल की जो अरेंजमेंट होती है वो 9+2 होती है। क्या लिखा हुआ है? 9+2। ये क्या है कि जो एक जो फ्लैजिला होता है उसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है ना बच्चे, वो कुछ ऐसी होती है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं पेरिफेरी पे होते हैं, ठीक है, और 2 जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं। तो इसको 9+2 ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और चारों तरफ जो फ्लैजिला की मेम्ब्रेन होती है वो होती है। सो नंबर ऑफ फ्लैजिला यूजुअली वेरी करते हैं, लेकिन कम होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स के अंदर फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। और जितने भी फ्लैजिला हो, एक से ज़्यादा हो, वो बीट करते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ही अपना फंक्शन करते हैं। दे एग्जिबिट एंड undulatory movements and propel the organism in the direction of that beat।
एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं यूग्लिना, पैरामीडियम, ठीक है। तो ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, अंडुलेटरी मूवमेंट जिसको बोल रहे हैं वो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो ऐसे जो मान लो ये है, ये एक फ्लैजिला है, उसके अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। अंडुलेटरी का मतलब है विदाउट रेस्ट, ऐसे जो फ्लो वाली मूवमेंट होती है ना, बिल्कुल फ्लो में ऐसे 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 वो मूव करता रहता है। जैसे मतलब अगर बात करें कि अगर टेल जो है, जैसे कई ऑर्गेनिजम्स में टेल होती है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि वो टेल अगर कंटिन्यूस ऐसे मूवमेंट शो करे। रिगलिंग मूवमेंट की अगर बात करें तो रिगलिंग क्या है, वर्म लाइक, वर्म समझते हो, वर्म जैसे जो छोटे कीड़े होते हैं जिनके पैर नहीं होते, वो कैसे मूवमेंट करते हैं। जैसे ये एक कीड़ा है, वो कैसे करता है मूवमेंट, ऐसे, फिर वो थोड़ा सा आगे ऐसे जाएगा बार बार, है ना। तो उसी टाइप की मूवमेंट की ये बात कर रहे हैं, वर्म लाइक मूवमेंट, जो कि होती है स्पोरोजोन्स में। और स्पोरोजोन्स जो होते हैं एनिमल लाइक, जो प्रोटिस्ट हम पढ़ेंगे ना बच्चे, उसका एक पार्ट होता है। उसके बाद एक जो मेथड बचता है वो है म्यूसिलेज प्रोपल्शन। म्यूसिलेज प्रोपल्शन का क्या मतलब होता है, जैसे तुमने रॉकेट देखा है ना, रॉकेट में जब जो मतलब उसका फ्यूल होता है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, जैसे ऐसे है, ठीक है, पीछे की तरफ जैसे फोर्स लगाता है, और जो इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है उसके थ्रू जो है रॉकेट आगे मूव करता है। जितना स्ट्रॉन्ग ये पीछे की तरफ फोर्स लगेगा उतना ही ये आगे मूव करेगा। ऐसे ही ये क्या करते हैं, जैसे डायटम्स की बात कर रहे हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे कुछ सिक्रीट करता है, जब ये फोर्स से, बिल्कुल फोर्स से इस डायरेक्शन में कुछ सिक्रीट करता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स इसकी बॉडी पे भी लगता है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो होता क्या है कि ये इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव कर जाता है। इसको बोल रहे हैं ये म्यूसिलेज प्रोपल्शन, जो कि डायटम्स में होता है। जो फाइनल मेथड जो बचा है वो है सीलिया का। सीलिया जो होते हैं वो हेयर लाइक होते हैं, मतलब काफ़ी छोटे होते हैं। और जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास टेल होती है तो वो एक होती है, हालांकि फ्लैजिला एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 1, 4 ऐसे ही, इतने मतलब हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में नहीं होते। लेकिन क्योंकि सीलिया हेयर लाइक होते हैं तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, देख रहे हो, इसकी पूरी बॉडी पे जो है वो सीलिया है, ठीक है। और ये उनकी मूवमेंट दिखाई हुई है कि वो कैसे ऐसे मूवमेंट करते हैं कंटिन्यूअस। ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, सीलिया भी मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। ये ज़्यादा होते हैं फ्लैजिला के कंपैरेटिवली। और ये जो होते हैं पैरामीशियम और वर्टिसेला इसका एग्जांपल है, यहाँ पे पैरामीशियम दिखाया हुआ है। ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इनकी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होती है, कि एक साथ जो एक ग्रुप में जो सीलिया होते हैं वो एक साथ मूवमेंट करते हैं। ये दिख रहा है, ये एक सीलिया नहीं है, ये काफ़ी सारे सीलिया है, और ये कंटिन्यूस ऐसे मूव कर रहे हैं। और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगी पैरामीशियम की वो इस तरफ होगी। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि मूवमेंट जो होती है वो 2 टाइप की होती है, आइसोक्रोनस, सिनक्रोनस या मेटाक्रोनस। ये कह रहे हैं कि जो सारे के सारे सीलिया है वो एक साथ बीट करते हैं, बिल्कुल सारे के सारे। लेकिन मेटाक्रोनस मूवमेंट में क्या होता है कि रैपिड सक्सेशन का क्या मतलब है कि मान लो ये ग्रुप ऑफ सीलिया है, उसने एक बीट किया, उसके जस्ट 1 सेकंड के बाद ये ग्रुप करेगा बीट, उसके 1 सेकंड के बाद ये, उसके 1 सेकंड के बाद ये। सॉरी, ये क्या हो गया, 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट। तो ऐसा कुछ होता है, ये मेटाक्रोनस मूवमेंट है, रैपिड सक्सेशन इसको बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं ये कि सक्सेशन में इस ग्रुप ने पहले बीट किया, फिर इसने, तो ऐसे ये बीट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने लोकोमोशन पढ़ लिया और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डिटेल में पढ़ लिया है, किसका, प्रोटिस्ट का।
तो एक और हमने पढ़ना है एक लेक्चर में रिप्रोडक्शन के क्या क्या इसके अंदर टाइप होते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं। तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में वो डिटेल में पढ़ना है और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।